तो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटर्स के बारे में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कोई भी लैंग्वेज तब बहुत रिच कहलाती है जब उसके पास बहुत बड़ी ऑपरेटर लिस्ट होती है। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसके बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी आपको दिए गए हैं, असाइनमेंट, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ये सारी लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली रिमाइंडर सेक्शन को लेने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर सेक्शन बचता है, आपका रिमाइंडर जो आपका बचता है, उसको अगर आप क्या करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप किसको यूज कर सकते हैं, मोड ऑपरेटर को यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, परसेंटेज साइन जो होता है बेसिकली उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कंसिडर करते हैं कि अभी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हमने 10 सेट की है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने 20 सेट की है। सो अगर हम बात करें सी इक्वल टू ए प्लस बी के बारे में, तो सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। बहुत सिंपल है, 10 को 20 के साथ प्लस करके हमने सी के अंदर स्टोर किया है। अगर बी माइनस ए हम यहाँ पर करें, यानी 20 माइनस 10 अगर किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी जो वैल्यू होगी हमारी, उसके पास 10 होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को अगर आपने परफॉर्म किया है, आपने 20 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया है, तो 200 आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से डिवीजन किया है आपने बी डिवाइडेड बाय ए, डेफिनेटली अगर आप डिवाइड करेंगे 20 को 10 से, तो 2 टाइम्स जाएगा, 20 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन सर अगर a मॉडुलस बाय b किया जाए, यानी a को डिवाइड किया जाए 20 से, तो क्या डिवीजन होगा, क्या नहीं होगा। सो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। इसको एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। सपोज a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है हमारी 3। इस केस में अगर आप c इक्वल टू a मोड b करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर 10 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 टाइम्स ये जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और रिमाइंडर सेक्शन या शेषफल जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उस सेक्शन के अंदर आपको 1 मिलेगा। तो आपके सी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। राइट। सो इस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। नाउ व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो एक ऑपरेंड का दूसरे ऑपरेंड से रिलेशन बताते हैं, वही सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, सर हमारे पास है ग्रेटर देन, हमारे पास है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास क्या है, सारे लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब इसको कैसे यूज किया जाता है, सर अगर हम बात करें वापस से एक एग्जाम्पल के तौर पे, ए की वैल्यू को हमने 10 सेट किया और बी की वैल्यू को हमने 20 सेट किया है। अगर हम चेक करें ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है 10 ग्रेटर देन 20। क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या, नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स, राइट। ये कंडीशन सही नहीं है। 10 बड़ा होता है कि 20 से, द आंसर इज नो। नो मीन्स फॉल्स, और फॉल्स को यहाँ जो रिप्रेजेंट किया जाता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इस केस में सी की वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर हमने चेक किया सी इज इक्वल टू ए लेस देन बी, 10 छोटा होता है क्या 20 से, यस, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू का मतलब 1, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। सी इज इक्वल टू ग्रेट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या 10 जो है वो बड़ा होता है क्या बी से, क्या इक्वल टू होता है क्या 20 से, नहीं, दोनों ही कंडीशंस क्या है हमारी, फॉल्स। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन को चेक किया जाए, तो यार लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू है, इसलिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। राइट। अगर आप इक्वल टू वाली कंडीशन को चेक करेंगे, तो इक्वल टू वाली कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी मेरी। सो यहाँ पर भी आप अगर देखें ध्यान से कि इक्वल टू वाली कंडीशन जो है वो मेरी फॉल्स है, इसलिए सी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। नॉट इक्वल टू वाले केस को अगर हम डिस्कस करेंगे, तो a इज नॉट इक्वल टू b, 10 इज नॉट इक्वल टू 20, yes, the condition is true, that's why the value of c is equals to 1. सो एक चीज जो नोट करने लायक है यहाँ पर, वो आपको ये नोट करना है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जब भी आप यूज करते हो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, तो उस रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करने के बाद उस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 1। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर जब भी इवेल्युएट होते हैं तो ये या तो ट्रू देते हैं या फिर क्या देते हैं, फॉल्स वैल्यू देते हैं। ये स्टेटमेंट या ये लॉजिक जो है
वो बेसिकली जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे या हम लूपिंग स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, वहां पर बहुत ही ज्यादा आपके क्या आएंगे, काम आएंगे, अगर आपको ये पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल जो होती है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नाउ व्हाट इज ट्रुथ टेबल? सर यहाँ पर हम वेरियस इनपुट जो है वो अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम अगर लगाते हैं तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को लगाने पर वेरियस इनपुट का आउटपुट क्या जनरेट होता है। सो यहाँ पर हमने एक अपना इनपुट ले रखा है ए, और यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, दूसरा इनपुट ले रखा है बी। इनके वेरियस कॉम्बिनेशंस हम ट्राई कर रहे हैं। सो वेरियस कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं सर? ए की वैल्यू जो हो सकती है वो फॉल्स हो सकती है, बी की वैल्यू फॉल्स हो सकती है। अगर उस केस में आपने लॉजिकल एंड को यूज किया है तो ये क्या देते हैं, फॉल्स वैल्यू देते हैं, यानी कि 0 वैल्यू देते हैं। अगर आपने ए और बी का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है फॉल्स और ट्रू वाला, तो इस केस में भी क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो रहता है वो क्या रहता है, फॉल्स ही रहता है। अगर आपने ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है तो भी यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, 0, यानी कि फॉल्स रहेगी। लेकिन अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर में ट्रू और ट्रू वैल्यू को यूज किया जाए तो उसका आउटपुट जो जनरेट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। इसका मतलब अगर हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में बात करें तो जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 रहेगा, यानी कि ट्रू रहेगा। अदरवाइज इन एनी अदर केस हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। राइट। सो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज मैं देख पा रहा हूँ उसमें ये कॉम्बिनेशंस मैंने देखे हैं कि जब भी कोई एक इनपुट 0 है, लॉजिकल एंड का आंसर भी क्या आएगा, 0। जब सारे के सारे इनपुट्स 1 हो जाएंगे तभी मेरा लॉजिकल एंड क्या देगा, ट्रू आंसर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जबकि लॉजिकल और के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं उनको अगर आप चेक करोगे तो यू विल आइडेंटिफाई कि दोनों में से अगर एक भी इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, यानी कि 1 आएगा। राइट। केवल एक ही केस ऐसा है जहां पर लॉजिकल और ऑपरेटर्स जो है वो क्या देते हैं, फॉल्स वैल्यू देते हैं। और वो केस कौन सा है, जब ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है, दोनों ही क्या है हमारे केसेस, फॉल्स है। उस केस में यहाँ पर क्या आएगी, फॉल्स वैल्यू आएगी। सो ये कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए। नॉट ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब क्या होता है सर, जो भी ए है उसकी रिवर्स वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, सेव कर दी जाएगी। सो ए के इनपुट्स क्या है हमारे पास, 0 0 1 1। अगर इसका टॉगल केस देखें तो क्या होगा, 1 1 0 0। राइट। सो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है कौन, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। हम बात करें एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। सो ए इज 10 और बी इज इक्वल टू 0। अगर हम करें सी इक्वल टू ए एंडिंग विद बी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। द रीजन इज सर, प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं उन नॉन जीरो वैल्यूज को क्या कंसीडर किया जाता है, ट्रू वैल्यू कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब अगर हम -5 भी यूज कर रहे हैं, 6 यूज कर रहे हैं, 7 यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसी नॉन जीरो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, ट्रू वैल्यू कहलाएगी। और उसके साथ आपने क्या यूज किया है, बी इक्वल टू क्या यूज किया है, 0 यूज किया है। सो दिस इज बेसिकली अ फॉल्स वैल्यू। और हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर आप में का कोई भी इनपुट फॉल्स है तो लॉजिकल और एंड ऑपरेटर जो है वो क्या दे देगा, फॉल्स वैल्यू दे देगा। और लॉजिकल और ऑपरेटर के केस में हमने क्या देखा था, दोनों में से अगर एक भी इनपुट 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर जब आपने ए ऑरिंग विद बी किया है तो हमारा आंसर क्या आया है, 1 आया है। राइट। सो इस स्टेटमेंट को आप समझ सकते हैं ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें और हम लिखें ए इक्वल्स टू 10 और हम लिखें ए इज इक्वल्स टू नॉट ए, अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नॉट ए का मतलब क्या है सर, ये कुछ नॉन जीरो वैल्यू है जिसको हम ट्रू से डिनोट करते हैं। सो इसका मतलब जब कंपाइलर इसको रीड करेगा तो वो इसको एज अ 1 वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू रीड करेगा, और ट्रू का अपोजिट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया जाएगा, 0 स्टोर कर दिया जाएगा। राइट। सो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करें तो प्लस प्लस और माइनस माइनस जो होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। so, इसका मतलब अगर आप यूज करना चाहते हैं आई प्लस प्लस तो इस स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। राइट। सो मैथमेटिक्स में जहां आप आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखते हैं, हमारी जो सी प्रोग्रामिंग है उन्हें हम उसने हमें ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप इसको आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं अगर आप लीनियर इंक्रीमेंट करते रहना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी प्रोग्राम किसी भी वेरिएबल के अंदर।
सो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो बेसिकली प्री और पोस्ट इस दो मैनर में क्या किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। तो प्री इंक्रीमेंट किया जा सकता है या पोस्ट इंक्रीमेंट किया जाता है किसी भी वेरिएबल के अंदर। सो एग्जांपल के तौर पे अगर हम कंसीडर करें a इक्वल्स टू 10 और हम लिखें a प्लस प्लस, तो ये इक्विवेलेंट है किसके, a इक्वल्स टू a प्लस 1 के। और यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू देखेंगे तो a की लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। पर सर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? सो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हम प्लस प्लस को ऑपरेंड के बाद लगाते हैं तो वो हमारा कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर हम उसको पहले लगा देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्री इंक्रीमेंट कहलाता है। हम इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें, सपोज यहाँ पर ए की वैल्यू जो है हमारी क्या है, 10 है। सो इनमें से ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा? सर एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपने लगा रखा है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा है, लेकिन इस इंक्रीमेंट को आपने कहाँ लगा रखा है सर, पोस्ट इंक्रीमेंट के तौर पे लगा रखा है। यानी कि पहले ऑपरेंड डिफाइन किया गया है और उसके बाद आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को क्या किया है, यूज किया है। सो इस केस में क्या होगा सर, सबसे पहले ए की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी एक्स को, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और फिर सेकंड नंबर पे जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा वो क्या होगा, ए के अंदर प्लस प्लस, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। सो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आप एक्स और ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो एक्स के अंदर आपको 10 ही मिलेगा, लेकिन ए की वैल्यू अब क्या हो चुकी होगी, 11 हो चुकी होगी, राइट। सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इस एग्जाम्पल को मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें और इस एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और आइडेंटिफाई करें कि सर इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ए, बी और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो यहाँ पर ए की वैल्यू हमने 0 ले रखी है, बी की वैल्यू हमने 0 ले रखी है, और हम कर रहे हैं एक्स इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। लॉजिकल और ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है, फिर यहाँ पे हमने परफॉर्म किया है प्लस प्लस बी, राइट। सो हम यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं दोनों ही वेरिएबल्स के अंदर, और उनके बीच में हमने क्या लगा रखा है, प्री इंक्रीमेंट। किसके 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 बीच में सर, हमने बी को भी प्री इंक्रीमेंट किया है, ए को भी प्री इंक्रीमेंट किया है, और उसके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद ट्राई करें कि इसका आंसर क्या आएगा, और फिर मैच कर लें वीडियो के नेक्स्ट वाले भाग के अंदर कि आपका जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर है या नहीं, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसे सॉल्व किया होगा। हम चलते हैं फटाफट से देख लेते हैं क्या वैल्यू है। सो एक्स इक्वल्स टू मैं क्या लिखता हूँ, प्लस प्लस ए, एंड इसके साथ और किया है हमने प्लस प्लस बी को। सो ए की वैल्यू कितनी है, 0, बी की वैल्यू कितनी है, 0। सर 0 को प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 1, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1। लेकिन सर ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किस ऑर्डर में होंगे उसको हमें समझना पड़ेगा। सो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब हमने प्लस प्लस ए किया है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, लॉजिकल और ऑपरेटर लगा है। हम अपनी ट्रुथ टेबल जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखी थी, यहाँ पे हमने देखा था कि सर लॉजिकल और के अंदर अगर एक भी इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। एक भी इनपुट अगर हमारा 1 हो जाता है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए इस स्पेशल केस के अंदर आपकी ए की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 0 ही रहेगी, बिकॉज इस ऑपरेशन को अब एग्जीक्यूट करने की कंपाइलर को रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें पता है कि अगर यहाँ पर लॉजिकल और लगा रखा है तो यहाँ पर कुछ भी आए हमारा आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल और ऑपरेटर है, आपने यहाँ पे ए की वैल्यू को 1 कर दिया है, सो डेफिनेटली एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। सो एक्स की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखेंगे कंपाइलर पे, देन यू विल फाइंड आउट कि हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, लेकिन बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 होगी, क्योंकि ये वाला केस सॉल्व ही नहीं हुआ है। ये वाला केस क्यों सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि और के अंदर हमें पता है कि दोनों तरफ में से एक भी तरफ अगर 1 आ जाता है, जो कि हमने सॉल्व करके देखा था, तो फिर नेक्स्ट वाले को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो नेक्स्ट वाला ऑपरेशन आप परफॉर्म करके देखिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर अगर आपने लगा रखा है तो क्या होगा। सो लॉजिकल एंड के केस में हमें सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे आपने प्लस प्लस ए किया यानी 1 वैल्यू कर दी, एंडिंग विद क्या किया, प्लस प्लस बी। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू 0 हो जाती है तो आंसर 0 हो जाएगा। तो जब तक मुझे 0 नहीं मिल जाता तब तक मैं क्या करता रहूंगा, इवेल्युएट करता रहूंगा। यहाँ पर भी मुझे क्या मिला, प्लस प्लस बी यानी कि 1 मिला। सो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 एंडिंग विद 1 इज 1, जो कि हमने लॉजिकल एंड के केस में यहाँ पर देखा था। सो जब ट्रू होता है दोनों इनपुट्स तब हमें क्या मिल जाता है, ट्रू मिल जाता है।
सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। रिमेनिंग ऑपरेटर्स जो है वो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे।